नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते हाई अलर्ट पर गुजरात। बिपरजॉय के उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए बृहस्पतिवार शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की है संभावना। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बुधवार को और बृहस्पतिवार को गुजरात में भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंगलवार को किसान कल्याण महाकुंभ में किसानों को तोहफे। कृषक ब्याज माफी योजना में 11 लाख से अधिक किसानों को 2123 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ किए वादे, बीजेपी ने करके दिखाया। शिवराज सिंह ने कहा कि ब्याज की गठरी कांग्रेस की देन। गेहूं की कीमतों में नरमी लाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव ने मंगलवार को की बैठक। पारदर्शिता और बेहतर निगरानी के लिए थोक विक्रेताओं, व्यापारी, खुदरा विक्रेता गेहूं के स्टॉक का करेंगे खुलासा। सभी संबंधित हितधारकों को पोर्टल पर नियमित रूप से गेहूं के स्टॉक की करनी होगी घोषणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा किसान आंदोलन समाप्त। किसान नेताओं और प्रशासन के बीच कई घंटों तक चली वार्ता के बाद बनी सहमति। सूरजमुखी का एमएसपी मिलेगा अब 5000 प्रति क्विंटल। बुधवार शाम तक किसान नेताओं को किया जाएगा रिहा। और अब समाचार विस्तार से। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान बिपरजॉय के कल शाम तक उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और सौराष्ट्र, कच्छ तथा जखाऊ बंदरगाह के पास गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान में कराची के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवाएं 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। तूफान के कारण कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और सौराष्ट्र में आज अलग अलग स्थानों पर भारी और बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। गुजरात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं, तो वहीं वायुसेना और सेना के अभियांत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। क्रॉस करेगा कोस्ट आज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसका बाद उसका इंटेंसिटी घटने का संभावना। साइक्लोन का मूवमेंट है 3 किलोमीटर पर आवर। लास्ट 6 आवर्स में से ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, इवन द्वारका और मोरबी सबसे ज्यादा, द्वारका, जामनगर, कच्छ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा एंड उसका एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो इम्पैक्ट। लेकिन ग्रेजुअली इम्पैक्ट जितना नीचे जाएगा, जितना दूर जाओगे, उसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली कम होते जाएगा। वहीं गुजरात के मांडवी में तूफानी चक्रवात बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं और ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। और गुजरात के अमरेली में सियालबेट के ग्रामीणों तक जरूरी सामान नाव से पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। पुलिस द्वारा सभी शिविरों में सब्जियां और दूध सहित आवश्यक सामान वितरित किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये बैठक गुजरात के स्टेट इमरजेंसी सेंटर में की गई और बिपरजॉय के खिलाफ तैयारियों को लेकर जानकारी ली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया बिपरजॉय में किसी भी तरह की आपात स्थिति में अधिकारियों से जुड़े रहने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे सक्रिय उपायों का एक बड़ा उदाहरण है।
वहीं जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस द्वारा संयुक्त जागरूकता अभ्यास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां मंगलवार को मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य की सरकार ने बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज चुका दिया है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लगभग 1400 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण एक क्लिक से किया गया। राजगढ़ जिले में मंगलवार को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी राहत दी। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित कर दी गई। इतना ही नहीं, इस किसान महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का अंतरण भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। राजगढ़ में हुए इस किसान कल्याण महाकुंभ के दौरान क्षेत्र के कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वायदे किए, उनको निभाया नहीं, जबकि भाजपा सरकार ने करके दिखाया। जहां तक हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों पर यह ब्याज की गठरी कांग्रेस की देन है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी का झूठा वायदा किया था। 7 साल उनकी सरकार आई थी और कहते थे कांग्रेस के नेता सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ऐसे गिन गिन के कहा था। राहुल गांधी जी ने 10 दिन में सबका कर्जा माफ और 10 में माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, समूह का कर्जा माफ नहीं किया। इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के साथ ही 9 जिलों राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा के किसान समेत करीब 1.25 लाख हितग्राही शामिल हुए। लंबे समय से जिस ब्याज की गठरी का बोझ किसान अपने सिर पर ढोकर चल रहे थे, वो आखिर उतर गया। राजगढ़ के इस किसान महाकुंभ में किसान तो थे ही, लेकिन सीएम शिवराज की लाडली बहनें भी मौजूद थीं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मंच से उनको ये भी समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस एक बार फिर आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, लिहाजा उनकी बातों में ना आए। अब ये बात उनको कितनी समझ में आई, ये तो वही जानते हैं। कैमरामैन अनवर रिजवी के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, राजगढ़। गेहूं की कीमतों में नरमी लाने और बाजार में सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्यों के खाद्य सचिवों से मुलाकात की। खुले बाजार में बिक्री योजना घरेलू OMSSD के तहत गेहूं और चावल को बेचने का भी निर्णय किया गया। इन उपायों का उद्देश्य कीमतों को कम करना और जमाखोरी तथा अटकलों को रोकना था। केंद्र ने राज्यों को किसी भी प्रकार की अनुचित प्रक्रिया को रोकने और गेहूं की उपलब्धता में पारदर्शिता लाने के लिए थोक विक्रेताओं, व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर के पास गेहूं के स्टॉक का खुलासा प्राप्त करने के लिए कहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल ev.goil.nic.in पर डेटा भरने में सुगमता के लिए स्टॉक जमा करने के संबंध में एक यूजर मैनुअल भी राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है। यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्टॉक सीमा के अधीन सभी संबंधित संस्थाएं कथित पोर्टल पर प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से गेहूं की स्टॉक स्थिति की घोषणा और अद्यतन करें तथा केंद्रीय आदेश तिथि 12/6/2023 के अनुसार स्टॉक सीमा के सख्त अनुपालन के लिए तुरंत निर्देश जारी करें।
हरियाणा कुरुक्षेत्र में चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार की रात समाप्त हो गया। किसान नेताओं और प्रशासन के बीच कई घंटों तक चली वार्ता के बाद सहमति बनी। मंगलवार को दिन के समय किसान नेताओं और प्रशासन के बीच 3 बार बैठकें हुई, लेकिन बेनतीजा रहीं। किसान नेताओं द्वारा बुधवार से संघर्ष तेज करने के ऐलान के बाद प्रशासन ने देर रात किसान नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। कई घंटे की वार्ता के बाद किसान नेताओं और प्रशासन के बीच सहमति बनी। जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा और एसपी धरना स्थल पर किसानों को समझाने पहुंचे। किसान नेताओं के अनुसार सूरजमुखी का एमएसपी अब 5,000 प्रति क्विंटल मिलेगा। इसके अलावा 1,400 प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खातों में भेजे जाएंगे। बैठक में सहमति बनी है कि किसानों पर सभी मुकदमे खारिज होंगे। बुधवार शाम तक गुरनाम सिंह चड़ूनी एवं अन्य किसान नेताओं को रिहा किया जाएगा। प्रशासन ने सरकार के आधार पर कई तरह आश्वासन दिए हैं और इनके पूरा होने का इंतजार किया जाएगा। अगर सरकार ने घोषणाएं पूरी नहीं की तो दोबारा संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। हमने चूँकि हैफेड भी 4800 रुपये में खरीद रही है, 1000 रुपया एक इंटरिम सहायता के रूप में हमने जो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना, उसके अंदर उनको दे रहे हैं। और ये भी आश्वासन दिया है कि हम इस रेट को देखेंगे और किसान को कैसे एमएसपी के नज़दीक रेट मिले, इसमें जैसे जैसे मार्केट का रेट पता लगेगा वैसे वैसे उसकी भरपाई भी करेंगे। और एक बल्कि और हमने योजना बहुत पहले से हैफेड को बताई थी, उन्होंने अपना एक प्लान बना लिया है कि उसमें वहीं उसी क्षेत्र के अंदर 4 एकड़ एरिया में एक सूरजमुखी का जो बीज है उससे तेल और निकाल करके घी बनाने की प्रक्रिया एक प्लांट लगाया जाएगा जो 4 एकड़ में होगा। लगभग 20,000 टन जो सूरजमुखी का बीज है उसकी खरीदने की कैपेसिटी होगी। तो इतनी बड़ी एक कैपेसिटी का जब ये तेल मिल लगेगी वहाँ, तो स्वाभाविक है वहाँ के किसानों को उसका लाभ होगा और जो हैफेड जो है उसको अपने उपयोग के लिए वहाँ से। सरकार की वन नेशन वन आंगनबाड़ी की परियोजना जारी है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह चले गए लोगों को पहले से लिए जा रहे आंगनबाड़ी के लाभ चालू रहते हैं और अभी तक वन नेशन वन आंगनबाड़ी का करीब 60,000 विस्थापित लाभ ले चुके हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरकार की वन नेशन वन आंगनवाड़ी की परियोजना सफलतापूर्वक काम कर रही है। इस योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए लोगों को पहले से लिए जा रहे आंगनवाड़ी के लाभ चालू रहते हैं। अभी तक वन नेशन वन आंगनवाड़ी का 60,000 से अधिक विस्थापित लाभ ले चुके हैं। दूसरे शहर से या दूसरे गांव से कहीं से भी वन नेशनल वन आंगनवाड़ी के उससे जो भी कोई यहाँ पे आता है उसको वही लाभ मिलता है जो वहाँ पे, जैसे कि पोषाहार मिलना या बच्चे का टीकाकरण है, वजन है, लंबाई है, ये सब हमारे द्वारा ही होते हैं। जो वहाँ पे आंगनवाड़ी में दी जा रही थी सभी सुविधा मुझे यहाँ पे भी मिल रही हैं। पंजीकरण हुआ, बच्चे के वजन तोला गया, सब कुछ सही है। जो भी मतलब मिल रहा है सरकार की तरफ से वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। इसी साल मई से टेक होम राशन परियोजना भी लागू की गई है, जिसमें लाभार्थी को मोबाइल पर संदेश जाता है कि आपने अपना राशन ले लिया है कि नहीं। इस सिस्टम के जरिए अब तक 75 लाख लोगों को टेक होम राशन का संदेश जा चुका है। स्वच्छ, सक्षम और सुरक्षित नारी का लक्ष्य मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने 9 वर्षों में 70,000 आंगनवाड़ियों में शौचालयों के निर्माण कराए हैं और 20,000 आंगनवाड़ियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को दाल, दलिया, रिफाइंड, गर्भवती माताओं को, धात्री माताओं को दाल, दलिया, रिफाइंड तीनों चीज़ मिलती हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दाल, दलिया मिलता है। आंगनवाड़ियों में पोषण ट्रैकर के जरिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार की निगरानी भी लगातार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां देश व प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जो खेतीबाड़ी के व्यवसाय से विमुख होकर सरकारी नौकरी की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए कांगड़ा जिले के प्रगतिशील किसान सुनील दत्त प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आए हैं। सुनील कृषि वैज्ञानिक का सपना छोड़ मशरूम का कारोबार शुरू कर न केवल आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का जरिया बनकर सामने आए हैं। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट।
और आम का सीजन चल रहा है, ऐसे में आम प्रेमियों के लिए जगह जगह आम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इन दिनों पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित मैंगो फेस्टिवल का 7वां संस्करण खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कारण यह है कि इस 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल में दुनिया के सबसे महंगे और आम मियाजाकी को भी प्रदर्शित किया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हर साल आम के सीजन में इस मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बार सिलीगुड़ी में मैंगो फेस्टिवल का 7वां संस्करण खूब सुर्खियों में रहा। सिलीगुड़ी के माटीगारा में स्थित एक मॉल में आयोजित इस 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल में आम की 262 से अधिक किस्मों के अलावा जापानी आम मियाजाकी को भी प्रदर्शित किया गया। मियाजाकी को दुनिया का सबसे महंगा आम कहा जाता है। बीरभूम जिले के शौकत हुसैन नामक किसान ने 10 मियाजाकी आमों का प्रदर्शन करते हुए फेस्टिवल में भाग लिया था। इन आमों की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो है। यहाँ पे इतना वैरायटी का आम देखा है ना, हम इतना आम बाजार में भी नहीं देख पाया। मियाजाकी बोल के जापान का एक आम बोल रहा है, ये बीरभूम का लाभपुर में हो रहा है। इसका किलो 1 लाख रुपया बोल रहे हैं। मियाजाकी आम की खेती मूल रूप से जापान के मियाजाकी शहर में की जाती है और कई जगहों पर इसे एग ऑफ सन के नाम से जाना जाता है। वहीं स्थानीय भाषा में इसे ताइयो नो टोमागो कहा जाता है। लाल रंग के ये आम आमतौर पर 350 ग्राम से अधिक वजन के होते हैं और इनका आकार डायनासोर के अंडे की तरह होता है। इस आम की खेती अप्रैल और अगस्त के बीच में की जाती है। अब भारत में भी इनकी खेती होने लगी है। वो मियाजाकी प्रदेश का ही होता है, इसीलिए नाम भी मियाजाकी आया हुआ है। ये बांग्लादेश से हम लाके आए थे, वहाँ से ग्राफ्टिंग चारा मुझे मिला था। हम लोग टेस्टिंग के लिए वो लगाए थे। देखे जो हाँ अच्छा, 1 साल में बहुत अच्छा रिपोर्ट भी आ रहा है और प्रोडक्शन भी बहुत आ जाए। मुझे आशावादी नहीं था हम लोग जो इतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। मियाजाकी आम स्वाद में मीठे होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड जैसे कई जरूरी गुणों से समृद्ध होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करता है। मुक्त कणों के कारण ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस होता है, जिससे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, अल्जाइमर और आँखों के रोग जैसी कई बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। मियाजाकी आम में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड को आँखों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। मियाजाकी आम की खेती भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और फिलीपींस में भी की जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी इस आम के कुछ पेड़ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में सुस्ती रही। एग्वाक नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 12 जून को मक्का का भाव 1785 रुपए था। 13 जून को इसके सौदे 165 रुपए मजबूत होकर 1950 रुपए क्विंटल पर हुए। इसी तरह गुजरात की जंबूसर मंडी में भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जून को भाव 2000 रुपए था, जो कि 13 जून को 100 रुपए चढ़कर 2100 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 12 जून को पीली मक्का का भाव 2125 रुपए रहा। 13 जून को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 2130 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ 12 जून को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 13 जून को 20 रुपए गिरकर 1980 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ा उछाल राजस्थान की कोटा मंडी में रहा। यहाँ 12 जून को उड़द का भाव 6,500 रुपए क्विंटल था। 13 जून को 1,000 रुपए चढ़कर भाव 7,500 रुपए क्विंटल पर जा पहुँचा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में अच्छी खासी नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 12 जून को उड़द का भाव था 8,250 रुपए। 13 जून को इसमें 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,750 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 12 जून को उड़द का भाव 7,750 रुपए था, जो कि 13 जून को 10 रुपए बढ़कर 7,760 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की आगरा मंडी में 12 जून को उड़द का भाव 7,560 रुपए क्विंटल था। 13 जून को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,560 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का बनाया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 27,76,000 टन था। मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई करे किसान मक्के की बुआई कर ले। यहाँ उड़द की बुआई कर सकते हैं, साथ ही मूंग की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं भिंडी की बुआई करते रहें। इसी तरह लोबिया की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लौकी भी बोए, किसान खीरे की बुआई करे। यहीं आम के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई कर ले। में पपीते के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। अभी तोरई की बुआई करे। उत्तर प्रदेश के किसान करेले की बुआई करते रहे। वहाँ कद्दू की बुआई कर ले। पंजाब में धान की बुआई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। साथ ही टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई करे। वहीं बैंगन की तुड़ाई के लिए सही समय है। यहाँ भिंडी की तुड़ाई कर ले। पंजाब में लोबिया की बुआई कर सकते हैं। अभी आम के बागों में सिंचाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही मक्के की बुआई कर ले। मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह सोयाबीन की बुआई करें। सोयाबीन के खेत में 8 से 10 दिनों के बीच सिंचाई करते रहें। इस समय गन्ने के खेत में 7 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। इसे तोरई, तोरी और घिवरा कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल भाव भी देखा जा सकता है।
ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी की खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज मणिपुर के चूड़ा चांदपुर और कांगपोकपी जिलों का दौरा किया। कुकी सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ शांति बहाली और समाधान के लिए बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को होने जा रही महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है। आप हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखें। आपको हाई कोर्ट पर भी विश्वास रखना चाहिए। दक्षिण कश्मीर में आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एसआईए ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जिले में छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री वी सेंथल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। छापामारी पूरी करने के बाद बालाजी को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से बम से भरा बैग बरामद किया गया है। मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के चलते हिंसा का दौर शुरू हो गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने अहम निर्देश जारी कर कहा है कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत में महंगाई दर में कमी की प्रक्रिया सुस्त रहने और मध्यम अवधि के हिसाब से 4% पर पहुंचने की संभावना है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।